न्यूज क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता को समर्थन दीजिए। इस लिंक पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबरशिप को ग्रहण कीजिए। आपके सामने 3 विकल्प हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा और एक बार फिर मैं अपने सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोग न्यूज क्लिक की सदस्यता ग्रहण करके हमारे हाथ मजबूत कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे हाथ मजबूत करते रहिए ताकि हम आपके सरोकार की पत्रकारिता आप तक पहुंचाते रहें। मगर सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा इस तस्वीर के साथ। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है ब्राजील की तस्वीर। वहां के राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ यह है वहां की आम जनता की हुंकार। सड़क पर देखिए दोस्तों, जगह नहीं बची है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि वहां की जनता दरअसल क्यों राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ है। वो इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने वहां पर कोरोना को लेकर जिस तरह की मिसहैंडलिंग की है, जिस तरह का उनका भद्दा काम रहा है, लोग उससे बेहद नाराज हैं। और अब मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं यह वीडियो। एक अंतरराष्ट्रीय मैगजीन की अपनी पड़ताल से पता चला है कि राष्ट्रपति बोल्सोनारो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कोरोना को हैंडल किया, उसको मिसमैनेज किया, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। फिर से देखिए तस्वीर दोस्तों ब्राजील की। राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ उठती है आवाज। यह कहीं ना कहीं चेतावनी है मोदी सरकार के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इन लोगों ने कोरोना हो, वैक्सीन हो, अस्पताल हो, बिस्तर हो, किस तरह से मिसमैनेज किया। इन लोगों ने जनवरी में ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि हमने कोरोना पर जीत हासिल कर ली है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने मन की बात लेकर आए। यही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आए। उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा, उन्होंने कोरोना वॉरियर्स की तारीफ की, यानी कि वो लोग जो कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने हमारे डॉक्टर्स की तारीफ की। मगर आज प्रधानमंत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन पर है आपके खास दोस्त रामदेव ने अपने ताजा बयान में यह कहा है, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। और इस ताजा बयान में उन्होंने यह कहा है कि मुझे कोरोना की वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं योग कर रहा हूं और मेरा आयुर्वेद में विश्वास है। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री, कांग्रेस ने सिर्फ इतना कहा था कि जब तक एक वैक्सीन का तीसरा फेज पूरा ना हो जाए, जनता को वो वैक्सीन ना दी जाए। और आपने कांग्रेस के खिलाफ, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ यह दुष्प्रचार चलाया। और वो दुष्प्रचार क्या था? वो दुष्प्रचार यह था कि कांग्रेस वैक्सीन में अड़ंगे डाल रही है, जबकि वो सिर्फ यह कह रही थी कि आप तीसरे चरण को तो पूरा कर लो, तभी वो लोगों को लगाओ। आज की तारीख में आपके खास दोस्त रामदेव साफ तौर पर कह रहे हैं कि वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं है। उनके लाखों करोड़ों समर्थक हैं। आप देखिए कि उनके लाखों करोड़ों समर्थकों का पर इसका क्या असर पड़ रहा होगा। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रामदेव पर कार्रवाई होनी चाहिए या ना होनी चाहिए, मुझे बताइए आप। और अगर अब भी आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं इसे दोहरे मापदंड के रूप में देखूंगा। रामदेव की मैं आगे भी बात करूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं इनकी बात करते रहा हूं और मुझे अब ऐसा लगता है कि अब इनकी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रामदेव जो हैं, उन्होंने शालीनता की तमाम हदों को पार कर दिया है। कल 1 जून है, हमारे डॉक्टर्स जो हैं उनके खिलाफ हड़ताल करने वाले हैं। यह अप्रत्याशित है दोस्तों। इस शख्स की मैं बाद में बात करूंगा, मगर सबसे पहले जेपी नड्डा आपकी स्क्रीन पर, उन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मदद कर रहे थे, तब कांग्रेस या विपक्ष के नेता जो हैं क्वारंटीन में थे, यानी कि सारी मदद बीजेपी के नेता कर रहे थे। तो यह बताइए मुझे, इन चेहरों पर गौर कीजिए। श्रीनिवासन जो कि कांग्रेस के नेता हैं, दीपेंद्र हुड्डा जो कि कांग्रेस के नेता हैं, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आपके स्क्रीन पर यह दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मुकेश शर्मा ये कांग्रेस के नेता हैं। आप जानते हैं जब ये लोग लोगों की मदद कर रहे थे तो ये नहीं पूछ रहे थे कि तुम किस पार्टी के हो, किस धर्म के हो। मगर जेपी नड्डा के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेता मदद कर रहे थे और बाकी सब मजे कर रहे थे। अगर यह बात है नड्डा साहब, तो यह बताइए, यह खबर सही है या गलत है जो आपके स्क्रीन पर है?
कोरोना पर डैमेज कंट्रोल में जुटी भाजपा, कार्यकर्ताओं से कह रहे नड्डा जमीन पर उतरिए, आईटी सेल से भी छवि चमकाने में जुटा। खबर क्या है दोस्तों? बहुत अहम खबर है। द इंडियन एक्सप्रेस में छपे कॉलम दिल्ली कॉन्फिडेंशियल के मुताबिक राज्य पदाधिकारियों और जिला नेताओं के साथ हुई बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की जमीन पर उतरने और लोगों की मदद करने की नसीहत दी। इसके अलावा भाजपा अध्यक्ष के नसीहत के बाद आईटी सेल, जो अब तक विपक्षी नेताओं पर हमला करने और सरकार की छवि चमकाने में जुटा हुआ था, वो भी अब सेवा ही संगठन वाला हैशटैग ट्विटर पर चलाने में जुट गया। ये बताइए, आपका ये बयान कौन सी तारीख को आया? मैं आपको बताता हूं। आपका ये बयान आया है 20 मई को। 20 मई को आप अपने कार्यकर्ताओं को यह कह रहे थे कि आप मैदान में उतरिए, लोगों की मदद कीजिए। इससे पहले कि आपके कार्यकर्ता सो रहे थे। क्या कहा जेपी नड्डा ने, आप सुनिए। मेरे ख्याल से हमें कपिल की कॉमेडी शो की जरूरत नहीं है जब हमारे पास बीजेपी के नेता हैं। सुनिए उनकी बात। और जब संक्रमण काल आया तो उस समय सारे का सारा विषय केंद्र सरकार करे इस तरीके से रख दिया। इनकी कोशिश रहती है कि जनता को गुमराह किया जाए, जनता को बरगलाया जाए, जनता को रास्ते से भटकाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही मैच्योर कार्यकर्ता है, संवेदनशील कार्यकर्ता है, संवेदनाओं के साथ काम करता है और अपने जान को जोखिम में लगा करके काम करता है। और आपके इस बयान में आपने सिर्फ अपने एक सांसद की तारीफ की, वो है गौतम गंभीर। जी हां, कि गौतम गंभीर तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि गौतम गंभीर के बारे में दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर, कि जिस तरह से गौतम गंभीर दवाइयों की जमाखोरी कर रहे हैं, क्या यह सही तरीका है? और सिर्फ गौतम गंभीर इस आरोप के अहाते में नहीं है। देवेंद्र फडणवीस पर रेमडेसिविर को की जमाखोरी का आरोप था। यही नहीं, वो बांद्रा के एक पुलिस स्टेशन में पहुंच गए थे जब ब्रुक फार्मा के एक मुलाजिम को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया था। सीआरआर पाटिल, गुजरात की बीजेपी के सांसद, ये भी अपनी पार्टी में दवा मंगवाकर लोगों को बंटवा रहे थे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मिसालें सामने उभर कर आ रही हैं। क्या नड्डा साहब, आप इन चीजों से अपना मुंह मोड़ सकते हैं? और बात यहां नहीं रुकती, मैं आपको सुनवाना चाहूंगा कि क्या कह रहे हैं इनके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। क्योंकि दिल्ली सरकार ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक ही दिन में 2 लाख वैक्सीन लगवा दिए, तो इनका कहना था कि तुमने एक ही दिन में क्यों लगवा दिए? तुम्हें 4 दिन में लगवाना चाहिए था, 50-50 हजार करके। इससे वैक्सीन जो है तुम लोगों तक पहुंचा पाते। अरे खट्टर साहब, थोड़ा तो इसका इस्तेमाल कीजिए। आप एक दिन में 2 लाख बांटें या 4 दिन में 2 लाख बांटें, क्या फर्क पड़ता है? संख्या तो वही 2 लाख की है ना। सुनिए खट्टर साहब ने क्या कहा। हम कहते हैं टीके तो बाकी प्रदेशों से आपको ज्यादा मिल रहे हैं, आप जैसे बाकी प्रदेश कर रहे हैं, आज हम भी 2 लाख एक ही दिन में लगा करके अपना स्टॉक खत्म कर सकते हैं। हमको पता है कि जितना स्टॉक मिल रहा है, हम 50,000 60,000 रोज करेंगे तो ये काम हमारा चलता रहेगा। तो ये सूझबूझ अरविंद केजरीवाल को रखनी चाहिए। वो सूझबूझ रखने के बजाय राजनीति करने का उसका मानस है, वो करता है। दोस्तों, प्रॉब्लम यह है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्रचार कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखिए संबित पात्रा ने क्या कहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस राहुल गांधी, कांग्रेस मिशन अकम्प्लिश्ड। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल ARY ने चलाया है, पाकिस्तान डिटेक्ट्स फर्स्ट केस ऑफ इंडियन कोविड वेरिएंट। उसी तरह से पाकिस्तान के एक दूसरे अखबार का हवाला देते हुए इन्होंने चलाया है, पाकिस्तान रिपोर्ट्स फर्स्ट कंफर्म्ड केस ऑफ इंडियन कोरोना वायरस वेरिएंट। क्यों संबित पात्रा पाकिस्तान का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि उनका यह आरोप है कि कांग्रेस ने अपने एक दस्तावेज में इस शब्द का इस्तेमाल किया था, इंडियन कोविड-19 वेरिएंट। अब आप सब जानते हैं कि संबित पात्रा के उस दावे को ट्विटर ने झूठा करार दे दिया था, मगर मैं कुछ और कह रहा हूं। और इस बात की तस्दीक कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा भी कर रहे हैं और पत्रकार आशीष के सिंह भी कर रहे हैं। पवन खेरा ने क्या कहा, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले, पाकिस्तान पाकिस्तान खेलना बंद करो और बाज आओ अपनी हरकतों से। संबित पात्रा, यह भारत सरकार का माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर हलफनामा है, जहां भारत सरकार स्वयं इसे इंडियन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन बता रही है। जी हां, यह है वो हलफनामा जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है। आपकी स्क्रीन पर
इसका शीर्षक क्या कहता है? डिटेल्स ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय आईसीएमआर आर एज फॉलोज। और इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और जो पांचवा है उसे पढ़िए। Assessing the effectiveness of Covaxin against variant strains of SARS-CoV-2, UK variant, Brazil variant, South African variant and Indian double mutant strain। खुद भारत सरकार ने शब्द का इस्तेमाल किया है, इंडियन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन। तो मैं संबित पात्रा से पूछना चाहता हूं कि संबित पात्रा, आखिर फिर तुम क्यों पाकिस्तान पाकिस्तान खेल रहे हो? इसकी कोई वजह तो होनी चाहिए। भारत सरकार खुद कह रही है इंडियन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन। नड्डा साहब, संबित जी, आप देश की जनता को कब तक सल्फेट बनाते रहोगे? और देखिए, मैंने क्यों मुद्दा उठाया था गौतम गंभीर का, सीआरआर पाटिल का या देवेंद्र फडणवीस का, क्योंकि इन पर आरोप लग रहा है जमाखोरी का। मैंने क्यों मुद्दा उठाया? आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये हैं बैंगलोर से बीजेपी के विधायक रवि सुब्रमण्या। कौन है रवि सुब्रमण्या? आपके स्क्रीन पर ये हैं तेजस्वी सूर्या। ये हैं पार्टी के बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली सांसद। कुछ दिनों पहले ये एक कोविड कंट्रोल रूम में पहुंच गए थे और वहां पर 200 मुलाजिमों में से 17 मुसलमानों का नाम पढ़ने लग गए थे कि ये लोग यहां क्या कर रहे हैं। बाद में आकर इसने सावरकर के अंदाज में माफी भी मांगी थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब रवि सुब्रमण्या जो कि एमएलए हैं, ये इनके शायद चाचा हैं या मामा हैं, इनमें से कुछ एक हैं। इन पर क्या आरोप लगा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं एबीपी न्यूज की यह खबर। कांग्रेस ने बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या और उनके चाचा पर वैक्सीन से कमाई का आरोप लगाया, एफआईआर दर्ज करने की मांग। अब कन्नड़ा के इन दो चैनल्स पर निगाह डालिए दोस्तों, यहां पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि 700 रुपए 900 रुपए वैक्सीन के लिए चार्ज किए जा रहे हैं और उसमें से 700 रुपए जा रहा है रवि सुब्रमण्या की जेब में। मेरा आज सवाल है, जो ये बात कन्नड़ा के दो न्यूज चैनल्स कह रहे हैं और जो बात एबीपी न्यूज कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के जेब में हर वैक्सीन का 700 रुपए जा रहा है, वो सही है या गलत? नड्डा साहब बताइए ना, सही है या गलत? और अगर ये सही है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं? सवाल का जवाब दीजिए मान्यवर, इससे आप बच नहीं सकते हैं। आज बार बार इन खबरों के जरिए आप पूरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं, पूरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि आपके लिए कोरोना का इलाज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। उत्तर प्रदेश की ये दो तस्वीरें देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है। एक गंगा की तस्वीर है। इस गंगा की तस्वीर में देखिए दोस्तों, गंगा का स्तर जैसे ही बढ़ता है, लाशें जो हैं वो ऊपर आ जाती हैं और चील कौवे उन लाशों को खा रहे हैं। इस तस्वीर में यहां पर एक लाश को जो है कुछ लोग नदी में फेंक देते हैं, बहती नदी में फेंक देते हैं, क्योंकि उनके पास जरिया ही नहीं है लाश को जलाने का। यह है उत्तर प्रदेश के हालात। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों से अपना दिमाग, अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? और आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा में जुटे हुए हैं। फिर से बात करते हैं रामदेव की। मैं आपको बता चुका हूं रामदेव जो है वैक्सीन को लेकर क्या भ्रामक बयान दे रहे हैं। अब ये और क्या क्या बयान दे रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। अब मैं सुनाना चाहता हूं दोस्तों आपको उनका यह बयान। इस बयान के अंदर रामदेव कह रहे हैं कि इंसुलिन लगाने की जरूरत नहीं है अगर आपके बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है। सुनिए ये क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं इसकी चर्चा करता हूं। आगे भी मैं तो सब माता पिता से कहता हूं, जिसके भी बच्चे को टाइप 1 डायग्नोज हो, फिर घर पर इंतजार करके इंसुलिन देके पेनक्रियाज को खराब मत करो। आप कहेंगे पेनक्रियाज कैसे खराब हो जाता है? हाँ, जब पेनक्रियाज को काम ही नहीं करना पड़ेगा, जब आदमी को घर पे बैठे आप रोटी दे दो तो मेहनत कैसे करेगा? अपने शरीर को भिखारी मत बनाओ, बेगर मत बनाओ। आज जब आपने ऊपर से इंसुलिन डालना शुरू कर दिया तो अंदर का पेनक्रियाज काम करना वैसे बंद कर देगा। तो मैं चाहता हूं कि टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चे, फिर उनके साथ माँ बाप को भी आना पड़ता है, इसलिए उनके लिए 20% की छूट मैंने जून महीने भी कर दी है। हाँ, अगले महीने भी कर दी है। और फैटी लीवर ए ग्रेड 1, 2, 3, हेपेटाइटिस और लिवर सिरोसिस, मैंने पूरी मेडिकल साइंस को चुनौती दे रखी और जब तक इसका पूरा शीर्षासन नहीं हो जाएगा तब तक कार्यक्रम चालू रहेगा। दोस्तों आपके स्क्रीन पर
ये हैं अम्बरीश मित्तल। अम्बरीश मित्तल कौन है मैं आपको बताना चाहता हूं। अम्बरीश मित्तल दरअसल चेयरमैन हैं एंडोक्राइनोलॉजी एंड डायबिटीज मैक्स हेल्थ केयर के, यानी कि डायबिटीज पर इनके शब्द से बेहतर, इनकी बात से ज्यादा वजन किसी की बात में नहीं हो सकता, कम से कम रामदेव की बात में तो बिल्कुल नहीं। ये क्या कह रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। रामदेव के इस बयान पर उन्होंने कहा कि यह बहुत ही खतरनाक सलाह है, इंसुलिन बंद मत कीजिए अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है, इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। अपने डॉक्टर से बात कीजिए अगर आपके पास कोई सवाल है तो। यह योग या आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी की बात नहीं है, हमें नैरेटिव को ट्विस्ट नहीं करना चाहिए। यह सलाह दे रहे हैं डॉक्टर अम्बरीश मित्तल। किसको सलाह दे रहे हैं? रामदेव को। और आपके स्क्रीन पर यह है बालकृष्ण। बालकृष्ण क्या कह रहे हैं कि आईएमए जो है वो ईसाई मिशनरियों का काम कर रहा है, यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिन्होंने चुनौती दी थी रामदेव को। जब इनके पास कोई जवाब नहीं होता दोस्तों, तो ले दे के वही ईसाई, हिंदू, पाकिस्तान, खालिस्तान उसी में घुस जाते हैं। छात्र प्रदर्शन करता है तो वो पाकिस्तानी हो गया, किसान प्रदर्शन करता है तो वो खालिस्तानी हो गया। क्यों? मुसलमान प्रदर्शन करता है तो वो तो खैर बांग्लादेश, पाकिस्तान सब हो गया। और आज की तारीख में हमारे डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो ईसाई मशीनरी के एजेंट हो गए। कितना मूर्ख बनाओगे तुम लोगों को, मुझे बताओ ना। तुम लोग लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। और बात यहां नहीं रुकती, मैं आपको बताता हूं इसने और क्या क्या कहा है। न्यूज 18 को दिए गए इंटरव्यू में रामदेव यह भी कह रहे हैं, क्या कोरोना की दवाओं का कोई ट्रायल हुआ है? क्योंकि कोरोनिल का मेडिकल ट्रायल हुआ है, यानी कि जो दवाई ये बेचते हैं। इस बात के कोई प्रमाण नहीं कि कोरोनिल कोरोना का इलाज है। यह इम्यूनिटी बूस्टर हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी साफ तौर पर कहा है कि हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि कोरोनिल कोरोना का इलाज है। यह आदमी लगातार इस तरह के बयान दे रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया इनका यह बयान, जो आपके स्क्रीन पर फिर से देखिए। रामदेव नाउ सेज कोविड वैक्सीन हैज नो यूज, ही हैज डुअल कवर विथ योगा एंड आयुर्वेद। यानी कि यह आदमी कह रहा है कि कोरोना की वैक्सीन का कोई काम नहीं है। ये मेरे शब्द नहीं है, आपकी स्क्रीन पर जो खबर चल रही है, ये इस हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। कोई आदमी इस तरह से लोगों की जान के साथ लगातार खेल रहा है, मगर कोई जवाबदेही नहीं है। मोदी सरकार पूरी तरह से खामोश है, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ सियासत करना चाहते हैं, हमारी जान के साथ खेलना चाहते हैं। कोई तो जवाबदेही होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बताइए। और यही नहीं दोस्तों, कोरोना संकट के बीचों बीच राजनीति बदस्तूर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर जाते हैं। वहां पर वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात करते हैं। फिर वो एक बैठक बुलाते हैं। उस बैठक में शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था, वो भी मौजूद होते हैं, क्योंकि वो नेता विपक्ष थे। यह बात अलग है कि जब वो बिहार में जाते हैं तब वो नेता विपक्ष को नहीं बुलाते हैं। वो गुजरात में जाते हैं तब भी वो नेता विपक्ष को नहीं बुलाते हैं, मगर यहां जानबूझकर उन्होंने नेता विपक्ष को बुलाया। हालांकि मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को चले जाना चाहिए था, वो एक अलग मुद्दा है। अब क्या हुआ है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह खबर देखिए, जो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में सीएम ममता की दूरी पर गरमाई सियासत। मुख्य सचिव अलापन जो हैं वो तलब किए गए। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये हैं वहां के मुख्य सचिव, और मुख्य सचिव को तलब किया गया है। यानी कि कोरोना के बीचों बीच जो यास चक्रवात चल रहा है, उसके बीचों बीच वहां के मुख्य सचिव को तलब कर लिया गया। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी उस बैठक में नहीं गई। क्या कह रही है ममता बनर्जी, आप सुनिए। How many meeting will attend? My chief secretary, my home secretary, my finance secretary. They are attending every meeting, from prime minister to home minister to cabinet minister, cabinet secretary to home secretary to all. All the time, if they do the central job, when they will do the state job, are they fixed for the state job, or they are fixed for central job? For central, we trust cabinet secretary. और ममता बनर्जी ये भी कह रही थी कि भाई मैं चाहूं तो मैं आपके पांव पड़ सकती हूं, मगर मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल की हार जो है वो हजम नहीं हो पा रही है? कि आपने ममता बनर्जी के पीछे वहां के राज्यपाल को लगा रखा है, अब आपने उनके चीफ सेक्रेटरी जो हैं उनको बुला लिया है, उनको तलब कर लिया है।
यानी कि एक पूरी अस्थिरता पैदा की जा रही है एक राज्य के अंदर। आपसे देश नहीं सुधर रहा है, मगर एक पार्टी जिसे 200 से ज्यादा विधायक मिले हैं, आप उन्हें अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सवालों के तो जवाब होंगे ना, ये इन सवालों के जवाब तो पूछे जाएंगे। क्यों? मैंने कुछ गलत पूछ लिया? बताइए। खैर, न्यूज चक्र में हम ये सवाल आपके सामने लगातार उठाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।